इजराइल में हमास के बीच में जो एक युद्ध चल रहा है, 7 अक्टूबर की वो घटना थी और आज हम लोग नवंबर की शुरुआत में आ गए। अभी तक वो संघर्ष रुका नहीं है, या किसी मायने में कहें तो और ज़्यादा बढ़ गया है। जो तस्वीरें हम लोग देखते हैं इंटरनेशनल मीडिया में आती हैं गज़ा की, वहाँ बहुत ज़बरदस्त तबाही के मंजर और संघर्ष की स्थिति लगातार बनी हुई है। हमने इस पर कई बार चर्चा की और बीच बीच में आपको अपडेट्स दिए हैं कि क्या कुछ हुआ, लेकिन जिसको कहते हैं कि मटेरियल तौर पे अभी तक कुछ हुआ नहीं। लेकिन आज फिर हम इस पर क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि 2-3 ऐसे इंडिकेशंस, ऐसे लक्षण दिखे हैं जिनको इंटरप्रेट करने की ज़रूरत है, या जिनको हम समझना चाहते हैं अपने एक्सपर्ट के ज़रिए। एक तो अमेरिका के जो विदेश मंत्री हैं, आपको याद होगा पिछली बार वो गए थे और कुछ खास हुआ नहीं था, लौट आए थे। मैं बात कर रहा हूँ ब्लिंकन साहब की। वो दोबारा से जा रहे हैं, शुक्रवार को वो रहेंगे वहाँ पे और बातचीत करेंगे, और आस पड़ोस के देशों के नेताओं से भी बातचीत होगी। दूसरा, हमास की तरफ से भी ऐसी खबरें निकल के आ रही हैं, पता नहीं कितनी ऑथेंटिक होंगी, लेकिन रिपोर्टेड मीडिया में है कि वो कुछ दिनों में उन बंधकों को छोड़ने की बात कर रहे हैं। और तीसरी घटना ये है कि ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक जी हैं, उन्होंने भी ये बात कही है कि इजराइल को अपना रिटेलिएट करने का अधिकार है, लेकिन बातचीत के ज़रिए मसले को देखना चाहिए और ह्यूमन एंगल भी उसमें रहना चाहिए। ये स्टेटमेंट्स अंडरलाइन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। और चौथी चीज़ एक हमने ये देखी कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के बीच एक मुलाकात होने वाली है सैन फ्रांसिस्को में, एक इकोनॉमिक इवेंट के मौके पर, जो कि 12 से 18 नवंबर के आसपास है। क्या इसका कुछ मतलब निकालना चाहिए इन चारों चीज़ों का? क्या वाकई कुछ होने की संभावना दिख रही है कि एक सीज़ फायर हो जाए, युद्ध विराम हो जाए? हालांकि जो तस्वीरें हम देखते हैं, जो झगड़े की स्थिति वहाँ देख रहे हैं, अभी भयानक बमबारी कल ही परसों में हुई है कई जगहों पे, उससे फिर मन में फिर ये आता है कि नहीं, ये सब कुछ हो नहीं रहा अभी। और नेतन्याहू जैसे कह रहे हैं कि सीज़ फायर का तो कोई सवाल ही नहीं है। नेतन्याहू मतलब इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं। तो क्या मतलब है इसका? क्या ये युद्ध और अभी घमासान होने की बाकी है, या हम उस तरफ बढ़ रहे हैं, दुनिया उस तरफ बढ़ रही है जहाँ पे एक विराम की गुंजाइश बन रही है? इसी पे हम आज बातचीत करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान, मैं आपसे उनका परिचय करा देता हूँ। मेरे साथ हैं जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट नरेंद्र तनेजा जी, पूर्व डिप्लोमेट डीपी श्रीवास्तव, और डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड कर्नल दिनेश नैन, और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार लंदन से शिवकांत शर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो इस विषय पे लगातार हमारे साथ जुड़े, हमें अपडेट किया, बताया और एनालाइज किया है। शर्मा जी, आपसे शुरू करते हैं। शिवकांत जी, ये जो 3-4 इंडिकेशंस मैंने अभी जिक्र किए, इनका कोई मतलब है क्या? कुछ इस दिशा में लोगों को उम्मीद रखनी चाहिए कि सीज़ फायर, युद्ध विराम या शांति की तरफ कोई इशारा, या सिर्फ स्टेटमेंट है, या इनका कोई मतलब नहीं है? इनका केवल एक मतलब आप लगा सकते हैं कि इस वक्त जो मानवीय त्रासदी बढ़ रही है, बच्चों, औरतों के घायल होने की, मरने की, दफनाए जाने की जो तस्वीरें आ रही हैं, और जो संख्या बताई जा रही है, क्योंकि आबादी ऐसी है, आधे से लगभग आधे बच्चे हैं। जो 23 लाख की आबादी है गजा की, उसमें आधे बच्चे हैं। तो जो भी लोग मर रहे हैं, उसमें ज़ाहिर-सी बात है बच्चों की संख्या जो है आधे के आस-पास है, जो अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी के लिए बहुत ही दुःख की और अफ़सोस की बात है, और उसको बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल है। तो ये जो बातें हो रही हैं, ये जो यात्राएँ हो रही हैं, ये मुझे लगता है केवल इसलिए हैं कि ये एक संभावना निकाली जाए कि क्या जो घायल बच्चे हैं, या जो बच्चे हैं, उनको किसी या तो सुरक्षित जगह पे पहुँचा दिया जाए, या जो रफ़ा का बॉर्डर आज जो डबल पासपोर्ट धारण किए हुए लोग हैं, जिनके पास मिस्र का भी पासपोर्ट है और गाज़ा का भी पासपोर्ट है, या जिनके पास विदेशी पासपोर्ट हैं, उनको 500 लोगों को वहाँ से निकाल दिया गया। उसी तरह से क्या मिस्र को इसके लिए तैयार किया जाए? क्या कुछ वहाँ तंबू वगैरह लगा करके कुछ लोगों को वहाँ से निकाला जाए, ताकि वो सुरक्षित जगह पे कम से कम रह सकें जब तक ये लड़ाई चल रही है। जहाँ तक लड़ाई की बात है, वो तो मुझे लगता है अभी तक तैयारी की स्टेज है, क्योंकि इससे पहले जो जितने भी हवाई हमले हुए हैं, वो हवाई हमले किए जा रहे हैं
कि जो जहां पर आपके हमास के मिलिटेंट आतंकवादी छिपे बैठे हैं, वो या तो मर जाएं या भाग जाएं या लोग उनको बाहर निकाल दें ताकि इसराइली उन्हें पकड़ सके। दूसरी बात यह है कि जो टैंक जो आते-जाते आपको दिखाई दे रहे हैं, बख्तरबंद गाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं, ये खुले में, ये मैदानी इलाके में, खेतों में आ जा रहे हैं। जो घनी बस्ती है, उसमें टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों की नहीं चलेगी, उसमें तो इनको उतर के जाना पड़ेगा। और सबसे बड़ी समस्या इनके सामने वो जो सुरंगें बनी हुई हैं, पिछली जो लड़ाई हुई थी 2014 की, 30 किलोमीटर सुरंगों को निकालने में इनको 3-4 हफ्ते लग गए थे। और इस बार सुन रहे हैं कि 1300-1200 किलोमीटर सुरंगें हैं। और जो सामान है, जो भी हथियार हैं, वो उन सुरंगों में हैं, और जो बंधक हैं, वो भी सुरंगों में ही बिठा रखे हैं इन्होंने, और इनके असली जो लड़ाके बचे हुए हैं, वो उन सुरंगों में ही। तो उन सुरंगों में, जैसे फलूजा में हुआ था, जैसे रमादी में हुआ था, इराक में अमेरिका ने घर-घर जाकर के वो जो लड़ाई की थी, उसमें सैकड़ों अमरीकी भी मारे गए थे और बड़ी संख्या में उसमें इराकी सेना को आगे करके लोग गए थे। तो इराकी बहुत मरे थे। तो अगर वो लड़ाई होगी, और वो होगी, क्योंकि उसके बगैर इन सबको निकालना मुश्किल है, तो मुझे लगता है इज़राइली सैनिक भी मारे जाएँगे, और 1 दर्जन तो मर ही गए हैं अभी। तो ये जो घर-घर जाकर के जो लड़ाई होनी है, उसकी अभी शुरुआत है, उसमें अभी समय लगेगा। क्या ये 10-15 साल से ये बना ही रहे थे क्या सुरंगें? 1000-1200 किलोमीटर की सुरंगें एक दिन में थोड़ी बनी होंगी ये। ये एक भयानक टूल किट है, इससे पूरी दुनिया को सबक लेना चाहिए। क्योंकि आप देखिए कि एक तरफ तो सेना है, देश के राष्ट्र के सुरक्षा बल हैं, उनके सामने तमाम तरह के मानवीय जो नियम हैं, वो उनके हाथ उनसे बंधे होते हैं कि आपको जान-माल की सुरक्षा भी रखनी है, आपको ऐसी जगह पे, नागरिक जगहों पे हमला नहीं करना है, जहाँ नागरिकों की जान जो है वो खतरे में हो। लेकिन ये जो छापामार लड़ाई है, आतंकी छापामार लड़ाई का जो मॉडल तैयार किया गया है, जो कि लेबनान में हिज़्बुल्लाह ने किया और हमास अब यहाँ कर रहे हैं, कि आप घनी बस्ती में रहेंगे, अपना सारा असला वहाँ रखेंगे, अपने मोर्चे वहाँ रखेंगे, और वहाँ से निकल करके जब आप घात आप लगाएँगे और घात लगा के हमला करेंगे, और हमला करके जिसको नुकसान पहुँचाना है, नुकसान पहुँचा करके वापस आकर के छिप जाएँगे। अब उसके बाद अगर आपको उसका जवाब देना है, अगर आपको धर-पकड़ करनी है, तो आप उस आबादी में घुसिए, मार-पीट कीजिए, जिससे नागरिक मारे जाएँगे, पूरी दुनिया में हाहाकार होगा, आपको रोका जाएगा। और पूरी दुनिया जो है वो चुपचाप बैठ कर के देख भी नहीं सकती। तो ये एक ऐसा लड़ाई का मॉडल है, अगर हर देश में या जहाँ-जहाँ असंतोष है, वहाँ-वहाँ इस तरह के छापामारों ने ये करना शुरू कर दिया, तो बड़ी भारी सरदर्दी खड़ी हो जाएगी सबके सामने। तो इसके लिए तो मुझे लगता है आतंकवाद किसे कहेंगे, आतंकवादियों का सामना हम कैसे करेंगे, और इस तरह की छापामार लड़ाई में हम क्या करें, इसका बैठ करके मुझे लगता है राष्ट्र संघ में इनको कोई न कोई तरीका, कोई न कोई उपाय, कोई न कोई समझौता करना पड़ेगा, जिसके तहत आप इस तरह के लोगों से लड़ सकें, वरना तो संभव है। आप जीत ही नहीं सकते। करेक्ट। जो इसके हैंडलर हैं या जो इनको समर्थन देते हैं, मौन समर्थन, नैतिक समर्थन या किसी भी प्रकार का, उनको तोड़ना बहुत ज़रूरी, वरना ये बहुत वाकई समस्या है कि उन जब अभी युद्ध हो रहा है तो हम लोगों को भी बुरा लगता है कि निर्दोष नागरिक के बच्चे क्यों मारे जाएं, लेकिन अगर ह्यूमन शील्ड उन्होंने बना लिया उनको, तो फिर आपके पास चॉइस क्या बचती, कैसे इस समस्या से निपटा जाए? तनीजा जी, महत्वपूर्ण सवाल ये है कि ब्लिंकन जी दोबारा जा रहे हैं और तमाम सारी बातें हो रही हैं कि छोड़ भी सकते हैं, कुछ बन रही बात किया जो अभी लग रहा है कि धीरे धीरे हल्के हल्के कटाई चलती रहेगी। कड़े शब्दों में बोल रहा हूँ मैं। देखिए नीरज जी, बहुत पहले एक नाटक मैंने देखा था, अंधा युग, धर्मवीर भारती का। हाँ। उसी से एक शब्द उठाते हुए अब जो युद्ध हो रहा है वो अंधा युद्ध है। इजराइल जो है उसमें इस समय बदला और प्रतिशोध सबसे ऊपर वो है। और मुझे नहीं लगता कि इजराइल के पास, और ये बातें अखबारों में भी आ रही हैं, कुछ थिंक टैंक्स भी बोल रहे हैं कि इजराइल के पास आज कोई रणनीति है कि इस रणनीति के तहत वो जाकर के हमास को खत्म करेंगे। रणनीति कुछ नहीं है, अभी सिर्फ जो है वो कि बदला लेना है और प्रतिशोध की आग जो होती है उसमें है।
और उससे गलतियां भी हो सकती हैं। और साथ साथ जो अमेरिका ने सुना है, बोला है इसराइल को कि भाई आपकी स्ट्रेटजी क्या है, तो उन्होंने कहा भी स्ट्रेटजी ये है कि हमने बदला लेना है, खत्म करना है। लेकिन कैसे, ये अभी इसराइल को खुद को स्पष्ट नहीं है, ज्यादातर लोगों का ऐसा मानना है। दूसरी तरफ हमास है। हमास जो है, अब जो स्थिति दिखने लगी है, पहले तो हमास जो है एक समूह था या एक आतंकवादी संगठन ही खाली था। आज तो ऐसा लग रहा है कि जो 23 लाख की वहां आबादी है, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे वो औरतें हैं, चाहे वो आदमी हैं, चाहे वो जमीन के नीचे पूरा जो एक नया साम्राज्य, पूरा एक देश बना रखा है उन्होंने सुरंगों के अंदर। उसमें खाली ऐसी छोटी मोटी सुरंगें नहीं, अब पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, सब उसके साथ अंदर वो हैगा। तो वो तो हमास तो फिर जो है वो लोग भी हैं। हमास हमास तो है ही है। सुरंगों के नीचे का साम्राज्य वो भी हमास है। अब इस सबसे आप कैसे लड़ेंगे? तो इसीलिए मैंने कहा अंधा युद्ध। अब इस समय अंधा युद्ध है, किसी के पास जवाब नहीं है। लेकिन ये बात स्पष्ट है कि इजराइल जो है उसका कहना है कि हमारे तो अब अस्तित्व का सवाल है। ये पहली बार हुआ है कि हमको अब ये लगने लगा है कि हमारा अस्तित्व खत्म हो सकता है। और दूसरी तरफ जो इजराइल है, आपको देखिए सेना तो उनके पास है ही है, इसके अलावा उनके पास 100 से ज्यादा आणविक हथियार हैं जो हमेशा हर समय पनडुब्बियों में रहते हैं। उनके आणविक हथियार कभी जमीन पे नहीं रहते, वो पानी के नीचे तैरते रहते हैं पनडुब्बियों में। आज कहाँ है, घंटे बाद उसकी जगह बदल दी जाती है जिससे कि कोई उसको निशाना ना लगा सके। लेकिन ये इतनी सोफिस्टिकेटेड और आर्मी और इतना सोफिस्ट टेक्नोलॉजी का सब कुछ, लेकिन आप लड़ किससे रहे हैं? आप उससे लड़ रहे हैं जो जंगलों में छुप जाता है। ये जंगल तो वहां नहीं है, सुरंगों में छुप जाता है, जो जाकर के घर के अंदर से आपके ऊपर हमला करता है। आप नजदीक आते हैं तो आपको छोड़ता नहीं, एक तरह का गुरिल्ला वॉर करता है। दूसरी तरफ जो है वो टेररिज्म के भी नए नए तरीके अख्तियार करता है। और आप कैसे लड़ेंगे? एक तरफ ऑर्गेनाइज सोफिस्टिकेटेड मॉडर्न आर्म फोर्सेस, और दूसरी तरफ जो है आप एक ऐसी वो जो कि हमास है जिसके पास ये सारे तरीके हैं, जिसके मुझे नहीं लगता कि इजराइल को उसका पूरे तरीके से एक फौजी जवाब आता है। तो ये अंधा युद्ध है। दूसरी तरफ हो क्या कि जिसको अरब स्ट्रीट बोलते हैं, कि पूरे अरब देशों के अंदर जो है सड़क पे जो भावना है, जज्बात है, वो ये विजुअल जब टेलीविजन पे देख रहे हैं तो उन लोगों के लिए आ रहे हैं, भाई आपने बच्चों को मार दिया, आपने औरतों को मार दिया, आपने अस्पताल पे हमला कर दिया। पश्चिम में भी तमाम ऐसा सुनाई में आने लगा है, भारत के अंदर भी कुछ जगह जो है ऐसी ऐसी खबरें आई हैं। तो क्योंकि वो विजुअल देख करके वो लोगों के जज्बात जो ऊपर आते हैं और बोलते हैं, तो ऐसे में मुझे, मेरा ये मानना है जो मैं एनालाइज कर पा रहा हूं, कि मुझे नहीं लगता है कि इसका कोई समाधान है। सीज फायर कहने की कोशिश जरूर हो, लेकिन कोई सीज फायर होने वाला नहीं है। क्योंकि सीज फायर किससे करेंगे आप, किससे बात करेंगे? और जिस तरह का जज्बात इजराइल के अंदर है, उनका कहना है कि पहली बार जब से वो अस्तित्व में आए, पहली बार उनके अस्तित्व को चुनौती हुई है। और इजराइल की जो जनता है वो प्रतिशोध चाहती है। अगर आप प्रतिशोध चाहते हैं तो सीज फायर की बात चाहे वो अमेरिका ही क्यों ना करे, मुझे नहीं लगता सुनेगा। तो ब्लिंकन साहब वहां पहुंचे या खुद बाइडेन साहब वहां दोबारा आ जाएं, लेकिन इस समय जो इजराइल के अंदर लोगों का वो है, उनको एक ही तारीख याद है, 7 तारीख, और उनको एक ही बात याद आ रही है कि प्रतिशोध लेना। दूसरी तरफ जैसा शर्मा जी ने भी कहा कि दूसरी तरफ ये विजुअल देखते हैं तो कौन ऐसा इंसान होगा उसको देख करके जो उसे तकलीफ नहीं होगी या ये नहीं होगा, भाई कुछ होना चाहिए। लेकिन यूनाइटेड नेशंस असहाय है, यूरोप के जो देश कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं वो भी हेल्पलेस हैं, अमेरिका जैसी बड़ी ताकत भी आज हेल्पलेस है। और इसलिए इजराइल वो कर रहा है जो उसको समझ में आता है। लेकिन इजराइल के हमास को डिमोलिश कर पाएगा? वो हमास की किसको करेगा? वो हमास है क्या? वो पहले तो जानते थे, लेकिन आज जो हमास है वो जो फैल गया है, उसको एकदम जो तहस नहस करना जल्दबाजी में मुश्किल होगा। तो मुझे लगता है ये अंधा युद्ध है। जब अंधा युद्ध होता है तो उसके परिणाम भी अंधे होते हैं। आज की तारीख में सीज फायर मुझे होती कहीं नजर नहीं आती। जज्बात भी उबलेंगे, अरब स्ट्रीट पे भी वो दिखेंगे, यूरोप में भी दिखेंगे, और जगह भी दिखेंगे। दूसरी तरफ इजराइल जो है बिल्कुल स्पष्ट, और कहीं ना कहीं अमेरिका भी इजराइल को कहता होगा, हमें समझ में आता है कि आपने जो है प्रतिशोध लेना है, बदला लेना है, लेकिन इस तरीके से लोग के जान मान के नुकसान कम से कम हो। क्या ये संभव हो पाएगा? आज की तारीख में जब मैं इस शो में बैठा हूं आपके, कहना मुश्किल है। लेकिन सीज फायर दूर दूर तक मुझे कहीं नजर नहीं आता। बिल्कुल शर्मा जी, और आपने मिलकर समस्या को और डीप में हमें समझाया कि संभावना नहीं लग रही। रूस में भी एक बहुत दूर दराज की किसी शहर में एक एयरपोर्ट में, ज़बरदस्त एयरपोर्ट में तोड़फोड़ की है ये समर्थक लोग जो थे, जो हमास के समर्थक है, लेकिन वो पैलेस्टीन का चेहरा लगा लेते हैं अपने सामने। ये भी एक छद्म बहुत दुनिया भर में चल रहा है कि मैं पैलेस्टीनियन समर्थक हूँ, लेकिन दरअसल वो हमास समर्थक है। श्रीवास्तव जी, ये कोई संभावना बन रही है डिप्लोमेसी के लिहाज से? कुछ आपको दिखाई दे रहा है, या ये जब वाकई अंधा युद्ध है अभी चलता रहेगा और इसमें
धीरे धीरे कार्यक्रम होगा? देखिए साहब, पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि सबसे पहला कदम होना चाहिए बंधकों की रिहाई। उसके बिना इजराइल में, जैसा हमारे पहले स्पीकर्स ने कहा, प्रतिशोध की भावना बनी रहेगी और उसमें कोई रैशनल डिसीजन होने की उम्मीद नहीं है। जो अमेरिका इजराइल को समझाने की कोशिश कर रहा है कि ये अर्बन वॉरफेयर का नतीजा कोई जल्दी सामने नहीं आता है, अमेरिकन को 2 साल लगे मोसुल में। तो बंधकों की रिहाई के लिए अगर बात करना है तो बातचीत से होगी, वो मिलिट्री ऑपरेशन से नहीं होगी। मुझे अपना खुद का तजर्बा है, मैंने किया है और सफलतापूर्वक छुड़वाया है। मैं यूएन पीस कीपिंग डील करता था। 500 बंधक 13 देशों के सियरा लियोन में पकड़े गए थे, उसमें से 250 इंडियन आर्मी के थे और मुझे भेजा गया था सियरा लियोन और मैंने उनको छुड़वाया। जो 2 ग्रुप थे, एक छोटा ग्रुप था, उसको बातचीत से, और तभी उसके बाद ही मिलिट्री ऑपरेशन हुआ। तो इजराइल की बात पे आए तो पहले तो बंधकों की रिहाई, और उसके लिए ऐसे लोगों की जरूरत है जैसे कतर, जिनके हमास के साथ संबंध है। हमास बड़ा ही अनपॉपुलर ऑर्गेनाइजेशन है अरब देशों में भी, क्योंकि वो मुस्लिम ब्रदरहुड से जुड़ा है और सऊदी अरेबिया, गल्फ स्टेट्स मुस्लिम ब्रदरहुड को एकदम नहीं पसंद करते हैं। दूसरी चीज है साहब कि अगर आप फौज भेज के उनके इंफ्रास्ट्रक्चर या ऑर्गेनाइजेशन को तहस नहस भी कर दें, वो विचारधारा तो नहीं बदलेगी, विचारधारा तो और बढ़ जाएगी। तो ये मिलिट्री ऑपरेशन से तो इसका कोई नतीजा, अच्छा नतीजा तो आएगा नहीं, समस्या और जटिल हो जाएगी। और अगर इसी दौरान में, चूंकि दोनों तरफ से एस्केलेशन हो सकता है, अभी किसी को हमास के कमांड कंट्रोल का पता नहीं है कि वो सारे बंधक एक साथ हैं, अलग अलग कमांडर्स के अंडर में हैं, वो कहीं इजरायली बमबारी में ही मर गए या उनमें से किसी ने मार दिया, तो ये आग और भड़क जाएगी। तो इसलिए जरूरी है कि जरा ठंडे दिमाग से काम लिया जाए, बजाय इसको कि श्रीवास्तव जी इसको, ये इस बताइए। समस्या को जी और श्रीवास्तव जटिल जी, किया जाए। जी, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने कहा कि वो इस्माइल उधर ही रहता है कतर में, और बहुत सारे हमास के नेता उधर ही रहते हैं। कतर की तरफ से या अमेरिका की तरफ से या यूएई की तरफ से कोई कतर के ऊपर ना प्रेशर है, ना कतर खुद प्रयास कर रहा है। ये क्यों ऐसा नहीं हो रहा? जब वो कतर के यहाँ बैठा हुआ है इस्माइल, तो उससे बात क्यों नहीं कर रहा कोई, या कतर ही खुद क्यों नहीं कर रहा कि छोड़ो भाई उनको? आप जो बात कह रहे हैं कि बातचीत से बंधकों को छुड़ाया जाए, तो ये तो बड़ा आसान काम है, धर लीजिए उसको, छुड़वाइए। क्यों नहीं छुड़वा रहे हैं? इसमें कोई प्रयास नहीं हो रहा, इसके पीछे क्या रहस्य नहीं है? सर, ये तो कहना सही नहीं होगा कि कोई प्रयास नहीं हो रहा है। हाँ। और कतर के अमीर थानी ने एक वॉल स्ट्रीट जर्नल में एक लंबा बयान भी दिया है, परसों आया था पूरा आर्टिकल उनका, कि ये उन्होंने कहा कि ये जो आक्षेप लगाया जा रहा है कि कतर कुछ नहीं कर रहा है, ये गलत है। या कतर, उन्होंने ये भी कहा कि कतर में हमास का ऑफिस खुलवाया गया है, उन्होंने खुद नहीं खोला है, कतर वालों ने, अमेरिकन ने कह के खुलवाया था 2012 में, क्योंकि वो चाहते थे कि एक वो लाइन ऑफ कम्युनिकेशन बना रहे। तो ये बारीकियां हैं। नहीं, अब इस समय ये श्रीवास्तव जी जरूरी है बहुत कि सही पॉइंट है। नहीं, ये बारीकियां चलिए, अमेरिका ने खुलवाया, ये भी कहते हैं कि इजराइल भी चाहता था कि हमास पीएलओ के काउंटर में रहे, सब पॉइंट टेकन। तो कोई तो बोलेगा ना उनको। हमास इतनी बड़ी ताकत थोड़ी हो जाएगी कि वो अमेरिका की नहीं सुनेगा, कतर की नहीं सुनेगा, किसी की नहीं सुनेगा। देखिए, अभी तो बात ये हो रही थी कि वो इतनी बड़ी ताकत है कि इजराइल उसका विध्वंस ही नहीं कर सकते। तो लेट्स नॉट नहीं नहीं सर, प्लीज प्लीज, मुझे लगता है गलत। वो इसलिए बड़ी ताकत है कि आपने अपने सामने ह्यूमन शील्ड बना रखी है, वरना तो सर 10 मिनट में खत्म हो जाएंगे। ऐसी कोई बहुत बड़ी तोरम खा चीज़ है वो। लेकिन आपने उसके साथ जो निर्दोष लोग हैं ना, कि एक हमास मारो 100 बेचारे निर्दोष मरते हैं, इसलिए नहीं मर पा रहे ना, फिर वो दिक्कत अलग है। नहीं, जहां तक प्रेशर की बात है, इसमें टाइम लगता है, लेकिन वो प्रेशर बनाए रखना चाहिए। और इसमें मेरे ख्याल से अमेरिका पूरी कोशिश कर रहा है, कतर पे तो उनका काफी लेवरेज है। कतर पे लेवरेज है, कोशिश
कर रहा है। नैन साहब, आपने 3 लोगों की बातचीत सुनी। बहुत छोटा सा देश है, 20-22 लाख की आबादी वाला। अगर ऐसे ही धीरे धीरे प्रयास होंगे तो वो शहर खंडहर में बदल जाएगा, है ना। और दूसरा सवाल इसी से जोड़ देता हूँ कि मान लीजिए वो 150-200 लोग जो बंधक हैं छोड़ दिए गए, तो युद्ध खत्म हो जाएगा क्या? बदला पूरा हो जाएगा इसराइल का 200 लोगों को छुड़ा लेने से? देखिए नीरज, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे अपने शो पे बुलाया और जितने भी सीनियर पैनलिस्ट हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है इनको, इन सबसे मुझको। विद ड्यू रिगार्ड्स, मैं कहना चाहूंगा कि पहले सवाल का, देखिए आप क्या समझते हैं कि क्या अगर इजराइल ये स्टेप ना ले हमास के खिलाफ जो चल रहा है, तो क्या हमास दोबारा अटैक नहीं करेगा क्या? और क्या दूसरा अटैक जो करेगा हमास, तो क्या उसमें बर्बरता नहीं करेगा? तो इजराइल के पास तो कोई चॉइस है ही नहीं ना। आज की तारीख में जिस प्रकार से पूरा का पूरा ये वॉर जोन बना है, 3-4 तरफ से लड़ रहा है इजराइल, शी से लड़ रहा है, हमास से लड़ रहा है, हिजबुल्लाह से लड़ रहा है, हूती वाला फ्रंट भी खुल गया। लेकिन अगर इनको मानवता के बेस पे ही शांतिपूर्वक कोशिश करें इनके साथ में, जो कि सबसे पहला होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन क्या इससे हमास जो है वो सुधर जाएगा? देखिए हमास के दो चेहरे आज सामने आए हैं अभी नीरज, पिछले 2 दिनों के अंदर। पहला चेहरा हमास का ये नजर आया है कि जब लास्ट 2 दिनों के अंदर पैलेस्टाइन के कुछ लोग जो सिविलियंस हैं, जब जबालिया कैंप में और बाकी जगह पे दबादब फायरिंग कर रहा था, एयर अटैक कर रहा था इजराइल, तो इन सब लोगों ने जो टनल्स हैं वहां पे अंडरग्राउंड, उसमें एंटर करने की कोशिश की, जिसमें हमास ने इनको खदेड़ दिया, ये कह के कि ये आपके लिए कोई एयर अटैक के खिलाफ बंकर्स नहीं है, ये यहाँ पे आप अंदर नहीं आ सकते हो। और दूसरा स्टेटमेंट, उनके प्रवक्ता की बात कर रहा हूं मैं, दूसरा स्टेटमेंट वो ओपनली दे रहे हैं क्या कि ये हमारे लड़ने के लिए है, लेकिन खुद भी अपने आप शेल्टर ले रहे हैं उसके अंदर, ये हमारे लड़ने के लिए है। और तीसरा उनका स्टेटमेंट आया कि 70% लोग जो यहाँ पे गाजा में बैठे हैं, ये तो 70% तो रिफ्यूजीज हैं, और इनके ऊपर अगर मारकाट हो रही है तो यूएन क्या कर रहा है? यूएन देखे। इसी के साथ साथ मोसाद, एक फाउंडर मेंबर जो थे इनके हमास के, उनका बेटा, वो कहता है बिल्कुल ओपनली, आज स्टेटमेंट आई है उनकी, हमास सिर्फ सत्ता के लिए लड़ रहा है। नंबर दूसरा, हमास को पैलेस्टाइन की इंडिपेंडेंस से कोई लेना देना नहीं है। नंबर तीसरा, हमास तब तक लड़ेगा और लड़ता रहेगा जब तक यहूदियों को खत्म ना कर दिया जाए, यानी टोटल मुस्लिम आइडियोलॉजी। अब ये मुस्लिम आइडियोलॉजी तो चारों तरफ है, आप लेबनान में ले लो, सीरिया में ले लो, जॉर्डन में ले लो, मिस्र में ले लो, ईरान से ले लो, क्या नाम, यमन से ले लो, हो सकता है तुर्की भी और पाकिस्तान भी शामिल कर लीजिए साथ। ये तो लोग हमेशा इजराइल के खिलाफ रहेंगे ही रहेंगे। क्यों रहेंगे? क्योंकि इतिहास है ऐसा। अगर हम पीछे मुड़ देखें, अगर ये सही है तो, कि जब मक्का की लड़ाई हारने के बाद प्रॉफेट मोहम्मद साहब पीछे आए थे, यानी उन्होंने विड्रॉल किया था, तो वो किया था यशरुफ में। यशरुफ था मदीना, और यशरुफ की किन लोगों का एरिया था? यहूदियों का। क्या बात हुई थी इनकी जब उन्होंने शरण दी इनको कि चलो इसके चारों तरफ जो है हम लोग गहरी खाई खोदेंगे, कोई लड़ाई करेगा तो उससे हम लोग लड़ेंगे, मिलकर के लड़ेंगे। यहूदियों ने कहा भाई ये लड़ना वड़ना हमारा काम नहीं है, और इससे खफा होके प्रॉफेट मोहम्मद ने कहा इनको मारो। अब मुझे आप कोई ये बता दे, मैं इन लोगों से प्यार से बात करूं, समझदारी से बात करूं, डिप्लोमेटिकली बात करूं, क्या ये लोग उस मुस्लिम आइडियोलॉजी के अंदर जो फंडामेंटलिस्ट लोग हैं, जो टेररिस्ट हैं, क्या ये मानने वाले हैं? और अगर ये मानने वाले नहीं तो इनके खिलाफ एक्शन क्या होना है? शायद वही जो आज इजराइल कर रहा है। लेकिन हो क्या रहा है, अनफॉर्चुनेटली गाजा के अंदर 2 लेयर हैं। ऊपर की लेयर पे बैठे हुए पैलेस्टाइन के लोग, और नीचे की लेयर जमीन से 30 फुट नीचे बैठा हुआ है हमास। अब हमास ने अपने सारे पॉइंट्स जो है, गाजा के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, ये अल अली हॉस्पिटल जिसके ऊपर ये बोलते हैं कि 500 लोग मारे गए, उसके बारे में भी मोसाद ने बोला है, उसके फाउंडर मेंबर के लड़के ने, कि ये तो रॉकेट इन्होंने मारा है। ये दे एक्सेप्टेड इट। नाउ सेकेंडली, इसके नीचे जो वहां पे लोग बैठे हुए हैं नीचे की तरफ 30 फुट के नीचे, अब अगर आपको उनके ऊपर पहुंचना है, अगर मिलिट्रीली आप मुझसे पहुंचो, तो मुझे पहले ग्राउंड तो बनाना पड़ेगा। और इन्होंने चूज क्या किया? हॉस्पिटल्स, मस्जिद, स्कूल्स, कम्युनिटी सेंटर्स। तो ये लोग तो डबल गुनहगार हैं।
जैसा कि नेतन्याहू ने कल अपनी स्पीच में कहा कि एक तो ये ह्यूमन राइट्स का वायलेशन कर रहे हैं, इजराइल के ऊपर आतंकवादी तरीके से मार मुर के लोगों को अब रॉकेट भी छोड़ रहे हैं घरों पे। दूसरे ये पैलेस्टाइन के लोगों को जो एक वॉल बना के, शील्ड बना के उनको तो मरवा रहे हैं। दिस इज सेकंड ह्यूमन राइट वायलेशन। सो पहले सवाल का आपका जवाब मैं यहाँ पे इतने तक सीमित रखना चाहूंगा। अब रही बात दूसरा, देखिए आज की तारीख में सिनेरियो क्या है। ईरान के कंधे पे हाथ रखा हुआ है, दाहिने कंधे पे हाथ रखा हुआ चीन ने और बाएं कंधे पे हाथ रखा हुआ है रसिया ने। तुर्की और पाकिस्तान मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर अपनी जगह ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। अभी ठीक कहा था एम्बेसडर साहब ने कि इसमें कतर का कोई खास रोल नहीं है। कतर तो एक तरीके से सबसे बना के रखता है, अमेरिका हो चाहे कोई भी मुस्लिम देश हो। जहां तक सवाल तुर्की का, वो उकसा रहा है कि ईरान शायद युद्ध में कूद जाए। अगर ईरान युद्ध में कूदता है तो ईरान के साथ देगा कौन? ये तो वही वाली बात हो जाएगी ना कि मैं सबको तैयार कर लूं, चलो लड़ाई करते हैं, और जब मैं बॉर्डर पे जाके फायर खोलूं तो सब बोल रहे हैं हम तो आपके साथ हैं, आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं, पीछे मुड़ के देखो तो कोई नहीं। तो ईरान उस स्थिति में नहीं आना चाहता, इसीलिए ईरान प्रॉक्सी लड़ाई लड़ रहा है। हमास सुन्नी है। आज जो हुती है यमन के, उन्होंने अगर मिसाइल अटैक किया किसके ऊपर? इजराइल के। दिनेश जी, इसी में एक पॉइंट जोड़ देता हूँ मैं, उसका भी मतलब है जैसे इजिप्ट का भी ये कहना है कि सिनाई के बालू के एक एक कण के लिए कुर्बानी देंगे, ये इनका स्टेटमेंट है कि लड़ाई होगी। तो ये जो अरब देश हैं या खाड़ी देश हैं उसके इर्द गिर्द चारों, ये ना खुल के आना चाहते हैं और पीछे से खाली प्रॉक्सी वार लड़ रहे हैं। क्या इनकी क्या स्ट्रेटजी है, ये क्या कर रहे हैं? लड़ाई इस बात से शुरू हुई थी 19वीं सदी 19वीं सदी के आखिर में। कहीं गलती से जाकर के जब ये ऑटोमन एम्पायर के अंदर ये जो पैलेस्टाइन का एरिया है उसके अंदर जियोनिज्म के कारण यहूदियों को मजबूरन इस इलाके में आना पड़ा, जेरूसलम के इलाके। 1917 के अंदर एक बेलफोर्ड पार्डन मी, ऐसा कोई अकॉर्ड हुआ था जो डिक्लेरेशन की थी इन्होंने ब्रिटिशर्स ने। उसमें कहा था कि इजराइलियों को रहने की जगह ये है। इस बात के ऊपर सारे के सारे जो नाम लिए आपने, क्या नाम है, लेबनान से लेके सीरिया से लेके जितने भी लोग आप नाम ले रहे हो, जॉर्डन एंड इजिप्ट तक, ये सब के सब खफा हो गए। तो इनके बीच में आपस में ये लड़ाइयां चल पड़ी। 1947 के अंदर इसीलिए यूनाइटेड नेशंस ने टू नेशन थ्योरी के ऊपर डिक्लेयर किया था कि पैलेस्टाइन के अंदर दोनों इजराइल और पैलेस्टाइन के जो लोग हैं वो रहें। पैलेस्टाइन को स्टेट नहीं था, इट इज नॉट अ डिस्ट्रिक्ट ऑटोमन एम्पायर का। नहीं, पैलेस्टाइन के नाम से कोई ऐसी कोई बाहर पहले कोई डिमांड्स थी। अब 1947 के बाद 1948 में इजराइल ने डिक्लेयर कर दिया यूएन के कहने पे कि भाई हमारे कंट्री है। ये लोग अगले ही दिन लड़ाई शुरू कर दिया, जिसके अंदर हारे बुरी तरीके से 1948 में। जी सर। फिर इन लोगों ने तब से लेके अब तक इनके दिमाग ऐसे बैठे हुए हैं नीरज कि ये कहते हैं यहूदी होने ही नहीं चाहिए, ये टू नेशन थ्योरी तो भूल जाओ। और अब तो रशिया ने भी कह दिया कि इम्पॉसिबल है। जी दिनेश सर, ये मतलब बहुत ज़्यादा हिस्ट्री वाले अपने लिए आते हैं, क्योंकि ये जो बहस चल रही है ना, इसमें जितनी भी चर्चाएं मैं सुनता हूँ किसी भी और चैनल में, किसी और यूट्यूब चैनल में, वो 1948 के बाद की लाते हैं कि देखिए ये इन्वेडर है। किंगडम ऑफ इसराइल की कहानी किसी ने पढ़ी है क्या? जो आप कह रहे हैं सर, वो वाली कहानी कोई पढ़ना नहीं चाहता, वो 48 के बाद की बात करना चाहते हैं। ये इन्वेडर है इजरायली यहूदी, इसलिए झगड़ा पूरा हो रहा है। उससे पीछे जाने में किसी की दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि वहाँ वो फंस जाएंगे। तो सर ये इसको रोकते हैं एक मिनट रहा, मैं थोड़ा और इसको समझना चाहता हूँ, क्योंकि आज के कॉन्टेक्स्ट में शर्मा जी, ईरान ये कह रहा है, अभी उसने लेटेस्ट कॉल दी है कि इजराइल का बहिष्कार करो सारे देशों से, जो भी तनेजा जी कह रहे हैं। तो जो बात दिनेश नैन जी ने कही ना, दरअसल बात उसी आलम पे आके टिकती है कि लड़ाई गुरिल्ला युद्ध क्या है। सर देखिए, मैं तो डिफेंस का एक्सपर्ट नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि नस्तनबूद करना बहुत कठिन काम नहीं है। अब जिसमें 10-20 निर्दोष मरेंगे तो मरेंगे, फिर अगर ख़त्म ही करना है तो। लेकिन मुश्किल ये है कि जिस पॉइंट पे टिक जा रही है लड़ाई, वो नहीं ख़त्म हो सकता। मान लीजिए आपने हमास को ख़त्म भी कर दिया, तब भी वो मुश्किल है सर शर्मा जी। नहीं, वो बात तो ठीक है, विचारधारा को खत्म नहीं किया जा सकता। श्रीवास्तव जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं इस बात को, और ये हमने जगह जगह देखा है। ये आपने अफगानिस्तान में देखा, ये आपने इराक में देखा,
बुश साहब तो पूरे मिडल ईस्ट में डेमोक्रेसी का आलम लाना चाह रहे थे, लेकिन वहाँ तो बिल्कुल उल्टा हो गया। लेकिन फिर भी अगर मतलब सीमित हिसाब से देखें, तो इज़राइल का एम ये नहीं है कि हमास की विचारधारा खत्म हो जाए, वो इस गलतफ़हमी में नहीं है, वो खत्म भी नहीं होगी। लेकिन वो जो गज़ा है, उस गाज़ा में से कम वो सुरंगों का नेटवर्क खत्म करना चाहते हैं, वहाँ से एक बार सारे हमास के जो जितने भी आतंकवादी हैं, उनको वो निकालना चाहते हैं। उसके निकलने के बाद उनकी योजना ये है कि दोबारा एक बार मौका दिया जाए और फिर चुनाव हो और फिर नया नेतृत्व सामने आए। लेकिन उसके बाद कोई नया हमास पैदा नहीं होगा, इसकी तो कोई गारंटी नहीं ले सकता। ये तो एग्ज़ैक्टली यही बात 2005 में हुई थी। 2005 में जो इज़राइली प्रधानमंत्री थे रबीन साहब, उन्होंने ये फ़ैसला लिया था कि उन्होंने एक तो समारा जो कि मतलब पश्चिमी किनारे पे पड़ता है, उसमें 4 यहूदी बस्तियाँ, वो एक बहुत ही सिंबॉलिक जेस्चर था। ये 4 यहूदी बस्तियाँ उन्होंने वहाँ से हटा दी और गाज़ा में ये कहा कि देखिए हम अपनी सेना-वेना सब वहाँ से हटा रहे हैं। गाज़ा में और कुछ है भी नहीं, कोई यहूदी बस्ती नहीं है, अब आप इसे सँभालिए। तो वो 1 साल इन्होंने सँभाला, 1 साल में ही वहाँ जो फ़तह जो कि फ़िलिस्तीनी मुक्ति मोर्चा का धड़ा है, आपका यासिर अराफ़ात वाला, वो लोग हार गए और हमास वाले जीत गए। तो वो बेसिकली जो मिलिटेंट ग्रुप था, वो ऊपर आ गया और उन्होंने सत्ता जो है हथिया ली और उसके बाद सुरंगें बनाना और ये सब करना शुरू कर दिया। उन्होंने बिल्कुल वही मॉडल अपनाया, जो हिज़्बुल्लाह का मॉडल था। क्योंकि वहीं से उनको सपोर्ट मिल रही थी, वहीं से उनको हथियार मिल रहे थे और धीरे-धीरे 15-20 साल में देखिए आप क्या से क्या हो गया। तो ये दोबारा भी हो सकता है, लेकिन एक बार तो वो करेंगे ना, अगर लड़ाई करने के लिए अंदर गए हैं, तो उनको इतना काम तो करना ही पड़ेगा, कम से कम जो हमास के जो आतंकवादी हैं, उनको तो बाहर निकालें। अगर वो नहीं निकालते हैं, तो लड़ाई का मतलब क्या हुआ? युद्ध विराम कर लेंगे, तो वैसा का वैसा उनका जो नेटवर्क है, वो रह जाएगा और थोड़ी देर बाद फिर जो है नहीं, मैं ये एक तो नैन साहब भी कह देना रहे हैं कि ये लड़ाई, ये तो खाली ऐसा थोड़ी कि आपने 200 लोग छुड़वा लिए तो लड़ाई होगी, ये खत्म हो गई, ऐसा नहीं हो सकता ये। श्रीवास्तव जी, मुझे एक छोटी चीज़ समझाइए आप, यूएस केस में क्या पॉलिसी है इस पूरे मसले पे? साहब, आपको यूएस के स्टेटमेंट्स देखने चाहिए। हाँ। जो उनके स्टेटमेंट्स हैं बड़े स्पष्ट हैं। बाइडेन साहब आए, एक बहुत बड़ा जेस्चर था इजराइल को अपना समर्थन प्रकट करने का, कि अमेरिकन राष्ट्रपति लड़ाई के बीच में आए। उन्होंने लेकिन कहा, और वो एकदम सही कहा, जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं, कि इजराइल के एक्शंस भी कुछ एक्सट्रीम हैं। आपने 1 मिलियन लोगों को कह दिया, बाइडेन साहब ने कहा कि आपने उन लोगों को वहां से निकलने को कहा जिन बेचारों के पास कहीं जाने की जगह ही नहीं है। तो ये तो आप और ज्यादा एक्सट्रीमिज्म क्रिएट कर रहे हैं। इससे किसी समस्या का कोई समाधान ना शॉर्ट टर्म में होगा ना लॉन्ग टर्म में होगा, बल्कि समस्या बढ़ेगी। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि इसको कृपा करके धर्म युद्ध की संज्ञा मत दें। इसको यहूदी वर्सेस क्रिश्चियन वर्सेस ये सब कहने की कोई जरूरत नहीं है, ना ही इससे कुछ मदद मिलेगी, ना ही ये सही है। क्योंकि मैं तो इस क्षेत्र में, मैंने इजिप्ट में काम किया है, मैंने सऊदी अरेबिया में काम किया, जद्दा रियाद दोनों जगह, और मैंने लिबिया और ईरान में काम किया है। वहां भी आपस में भेदभाव हैं। वो क्या मुसलमान मुल्क आपस में नहीं लड़ते हैं, या शिया सुन्नी नहीं लड़ते हैं? लेकिन हमास तो यही ये कह रहा है कहना कि मैं कि यहूदियों को खत्म करके ही मानूंगा। कौन कह रहा है? हमास। भाई, हमास तो एक आतंकवादी संगठन है, मगर आप उसकी आवाज को ये नहीं कह सकते हैं कि वो अरब अच्छा, मुल्कों की डीपी आवाज है। सर एनलाइटन करिए हमें थोड़ा सा। नहीं, मैं आपका वही करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप बीच में इंटरप्ट मत करिए। मैं एक क्वेश्चन जोड़ दूं ना उसके बाद। सर एक मिनट, मेरा साहब, सर एक मिनट सर, प्लीज छोटा सवाल लीजिए, आप ही बोलिएगा। नहीं, आप पहले सुन लीजिए। हाँ। कि ये एक आतंकवादी विचारधारा को से निपटने के लिए, हाँ। अगर आप इस तरह की बमबारी करेंगे तो उसमें और बढ़ावा मिलेगा, और उसको धर्म युद्ध से जोड़ देना तो और ज्यादा। पहली चीज तो है साहब, उन बंधकों की रिहाई। इस तरह की बातों से कोई फायदा नहीं होना। आप बताइए, आप क्या पूछना चाहते थे? जी हाँ। 7 अक्टूबर को इजराइल को क्या करना चाहिए था?
देखिए, वो क्या करना चाहिए था, मैं उस पर नहीं वैल्यू जजमेंट करना चाहता हूँ। उनको 7 अक्टूबर के पहले कुछ करना चाहिए था कि नहीं? उनका इंटेलिजेंस फेलियर हुआ, मगर इंटेलिजेंस फेलियर तो एक शॉर्ट टर्म चीज है। उसके पहले एक बड़ी समस्या रही है, जो यूएन के सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि ये समस्या कहाँ से आई है, ये 50 साल से ये खिचड़ी पक रही है। और ये सिर्फ ये नहीं कि पैलेस्टीनियंस ने गलत किया है, ऑस्लो एकॉर्ड इजराइल ने भी एक्सेप्ट किया था और उसके बाद उससे मुकर गए। तो आखिर में ये जमीन की लड़ाई है, इसको धर्म युद्ध की लड़ाई मत बनाइए, उससे इजराइल को ही नहीं नुकसान होगा। आप देखिए, आप ईरान की रेवोल्यूशन के पहले इजराइल और शाह ऑफ ईरान के बीच में बड़ी दोस्ती थी। अभी कुछ साल पहले तक इजराइल और टर्की में बड़ी दोस्ती थी। ईरान सर ये मुझे बता सर, एक मिनट रुकिए ना सर, बात डाइवर्ट हो रही है। मुझे ये बताइए कि इजराइल को क्या करनी चाहिए? आपने कहा उसको उससे पहले क्या करनी चाहिए, 7 से पहले। तो 7 से पहले अगर उनका आयरन डोम काम नहीं कर रहा था तो इसका ये मतलब हुआ कि कोई भी आके उसे हमला कर देगा? नहीं, आयरन डोम की बात नहीं, इंटेलिजेंस फेलियर की मैं बात मेरे को नहीं, मैं मान के कहूं, मैंने इंटेलिजेंस रखा ही नहीं सर। अगर 7 के बाद की बात पूछ रहे हैं, लेट मी टेल यू, हाँ, इस तरह का डिस्प्रपोर्शनेट रिस्पांस इसका इंटरनेशनल लॉ में कोई भी इसका औचित्य नहीं है, और इसका इजराइल को भी नुकसान होगा। और इसकी करना क्या चाहिए था सर? मैं वही तो पूछ रहा हूँ आपसे। मैं वही बता रहा हूँ। देखिए, उसका एक कैलिब्रेटेड रिस्पांस होना चाहिए था। लाइक आप पूरे, मैं वही बता रहा हूँ, प्लीज डोंट इंटरप्ट मी, अदरवाइज आई एम लीविंग योर शो। बोलिए सर। कैलिब्रेटेड रिस्पांस के मतलब है, आप कहिए बंधकों की रिहाई। आप ठीक है, अपनी फौज को, हिंदुस्तान ने क्या किया था पार्लियामेंट पे अटैक करने के बाद? हमने मोबिलाइज किया था, हम घुस तो नहीं गए थे। उससे प्रेशर डालने की टेक्निक्स होती हैं, यही तो वो अमेरिकन उनको बताने की कोशिश कर रहे हैं। क्या अमेरिकन इजराइल के दुश्मन हैं? अमेरिकन कतर के ऊपर प्रेशर डाल के बंधक छुड़वा दें, आपकी बात सही हो जाएगी, बात खत्म हो जाएगी। तो आपकी समझने की समस्या है। नहीं, मेरे समझने की समस्या नहीं है सर। इस समस्या को समझने की समस्या ये है कि हर आदमी 48 के बाद आके ज्ञान देने लगता है, लेकिन उसकी मूल समस्या क्या है? हिजबुल्लाह क्यों पैदा हुआ, हूती क्यों पैदा हुए, हमास क्यों पैदा हुआ, इस पे कोई बात ही नहीं करना चाहता। भाई आप तनेजा जी, क्या लगता है आपको कि जो डीपी सर कह रहे हैं कि कैलिब्रेटेड अप्रोच करना चाहिए, 7 तारीख के बाद क्या करना चाहिए था इजराइल को? नहीं, देखिए, मुझे लगता है नीरज जी, इसको समझिए, जो इस समय जब चाहे वो व्यक्ति हो, संगठन हो या देश हो, जब प्रतिशोध की आग में जलने लगता है तो विवेक काम नहीं करता। इस समय इजराइल अमेरिका की बात नहीं समझ रहा है। अमेरिका का कहना है कि आप जो रिस्पॉन्ड जिस तरीके से कर रहे हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति ने खुले शब्दों में कहा कि डोंट बी कंज्यूम्ड बाय दिस। इससे ज्यादा स्पष्ट और क्या शब्द हो सकते हैं? क्योंकि उससे उन्होंने कहा कि अमेरिका को 9/11 की जो अमेरिका की स्ट्रेटेजी थी उससे बहुत नुकसान हुआ और आपको भी हो सकता है। तो लेकिन इस समय अमेरिका में, इजराइल के अंदर जो जमीन पे वहां के आवाम, आदम आदमी के अंदर जो एक प्रतिशोध की जो आग जल रही है, तो नेतृत्व भी उसके बारे में कुछ नहीं कर पा रहा। और लिहाजा अब यह है कि भाई आगे जाइए और जाके उनको ध्वस्त करिए। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा, क्या हमास को आप ध्वस्त कर सकते हैं? क्योंकि पहले हमास सिर्फ एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी, लेकिन आज 23 लाख लोग हमास बन चुके हैं। उस हर आदमी वहां हमास है, और अरब स्ट्रीट में भी तमाम उनके कैसे निपटेंगे सर? मैं वही तो पूछ रहा हूँ तनेजा जी। बाइडेन का एक स्टेटमेंट के पहले उसके 6 ट्वीट आप लोगों ने पढ़े नहीं क्या? नहीं, सुन लीजिए, उसको क्यों नहीं कॉन्टेक्स्ट में डालते हैं? नहीं, सुनिए, देखिए बात सुनिए। आपने कतार का जिक्र किया। कतार की आबादी मात्र 7 लाख है। 7 लाख। दिल्ली में जिस कॉलोनी में रहता हूं उसकी आबादी 9 लाख है ना? और वह पूरी तरह वो लिक्विफाइड नेचुरल गैस LNG से उनकी अर्थव्यवस्था चलती है। अमेरिका का वह बहुत बड़ा मिलिट्री बेस है, जितना बड़ा उनका LNG का बेस है, जिससे कतार का अस्तित्व है, उससे बड़ा वहां पे अमेरिका की मिलिट्री का बेस है। अब इसलिए जो है, अब लेकिन ये दूसरी बात, जहां वो हमास ने जो अपना वहां पे बेस बनाया या एक कुछ लोगों को रखा, वो बिना अमेरिका या बिना इजराइल की कहीं ना कहीं रजामंदी नहीं थी, तो कम से कम उनको पता था। और दूसरी बात, अगर आप इतिहास उठाते हैं तो हमास 2005, 2006, 2007, 2008। जी तनेजा जी, मुझे इसका हल बताइए ना सर। सुनिए, हल बताइए इसका। वो इतिहास सबको मालूम है, कतर में बहुत बड़ा बेस है उनका। इतिहास नहीं, देखिए बात सुनिए, इतिहास भी नहीं मालूम है
तो इसलिए जो है, और दूसरी बात जो श्रीवास्तव साहब ने एक बात कही, मैं उनसे 200% सहमत हूँ। सर मैं इसमें 500% इजराइल जो सहमत हूँ कि पहले बंधकों को छुड़ाने की प्रयास करने चाहिए। मुझे ये बताइए कि वो क्यों नहीं हो पा रहे हैं? ना अमेरिका की कोई सुन रहा, ना इजराइल की कोई सुन रहा, ना अरब की कोई सुन रहा, ना ईरान की कोई सुन रहा है। मुझे ये जानना है कि क्यों नहीं हो पा रहा है ये। अरे नीरज, मान लिया आपकी बात मैंने। अगर आप सुने तो फिर मैं बोलूँ ना। सर बोलिए ना, पॉइंटेड बोलिए सर। नहीं मैं, अरे अब देखिए, हम कोई क्वेश्चन आंसर तो नहीं खेल रहे हैं ना, डिस्कशन कर रहे हैं। वो ठीक है, लेकिन मतलब क्लियर पॉइंट बोलिए, कैसे छुड़ाए जाए 200 लोगों को? सुनिए तो सही ना साहब, सुनिए तो सही। मेरा ये कहना है कि यही इजराइल और सऊदी अरब आज भी बातचीत कर रहे हैं, यही इजराइल और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स भी बात कर रहे हैं। तो इसमें ये एंगल अगर हम लाते हैं कि ज्यूज और मुस्लिम, मुझे लगता है इस संदर्भ में अभी थोड़ा उसको परहेज करना चाहिए। हमें अभी ये देखना है कि इजराइल और हमास क्या कोई बातचीत हो सकती है, क्या किसी तरीके से जो बंधक है उनको रिहा कराया जा सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि दोनों साइड, हमास को ये लग रहा है कि जिस हिसाब से अरब स्ट्रीट पर उनको समर्थन मिल रहा है, उनकी जीत हो रही है, वो लिहाजा बात नहीं करना चाहते। इजराइल को यह है कि प्रतिशोध है, हम बदला लेंगे। तो दोनों को जो है, अब इसमें ऐसे हालात में अमेरिका हो या कोई भी ताकत हो, आप उनको नेगोशिएटिंग टेबल पे कैसे ले? हमास को लग रहा है हम जीत रहे हैं, यही तो हमास चाहता था, जो हमास चाहता था वही हो रहा है। सर ब्रेक भी लेना मुझे, लेकिन ब्रेक से पहले मैं एक सवाल रखता हूँ। सर तरीका जी, पॉइंट टेकन, कट द क्लटर। आप भी वही बात करें, श्रीवास्तव जी बात करें, उससे किसी की असहमति नहीं हो सकती। मैं ये जानना चाहता हूँ, शर्मा जी आप बताइए मुझे, बंधकों को छोड़ाना है, बातचीत से छोड़ाना है, डन, नो प्रॉब्लम। अमेरिका है, कतर है, सऊदी अरब है, ईरान है, मिस्र है, जॉर्डन है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, क्यों नहीं बात करके छुड़ा लेते भाई? और छुड़ाने के बाद इजराइल का गला पकड़ ले कि भाई अब एक बम नहीं चलेगा, देखिए हमने आपके आदमी छुड़ा दिए। छुड़ाओ ना यार, कौन रोक रहा है आपको? नहीं, लेकिन छुड़ाने की शर्त देखिए ना आप। शर्त ये है हमास की कि वो जो 6000 इजराइल की जेलों में बंद हैं फिलिस्तीनी, जिनको आप आतंकवादी कहते हैं या ये लोग उनको फ्रीडम फाइटर कहते हैं या इनोसेंट नागरिक कहते हैं, उनको छोड़िए। वो किस बात के फ्रीडम फाइटर हैं? अगर मतलब इनकी तरफ से हैं, लेकिन इजराइल अगर उनको छोड़ने को तैयार हो जाए तो ये बंधक छोड़ देंगे। तो ये एक सबसे बड़ी शर्त है, इजराइल उसके लिए अभी तैयार नहीं। दूसरी बात यह है कि बंधकों को, सारे बंधकों को वो छोड़ेंगे भी नहीं, क्योंकि जो इस्माइल हानिया जो वहां बैठे हुए हैं उसमें, और अल कासिम ब्रिगेड, ठीक है वो एक ही ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन असली ताकत जो है वो अल कासिम ब्रिगेड की, जो लोग लड़ रहे हैं, और वो केवल पॉलिटिकल फ्रंट है। तो इस्माइल हानिया की ये उतनी ही बात मानेंगे जितनी बात इनको सही लगेगी। अगर इनको अपनी रणनीति में बात सही नहीं लगती है तो वो नहीं मानेंगे। तो ये भी बीच में चल रहा है। तो काफी सारे मूविंग पार्ट्स हैं इस कहानी। जी, छोटा सा एक ब्रेक के बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बहुत छोटा सा ब्रेक, तुरंत वापस आते हैं। अड्डा में आज चर्चा हो रही, इजराइल हमास युद्ध में क्या युद्ध विराम की गुंजाइश दिख रही है कि नहीं? कर्नल सर, अभी ब्रेक से पहले आपने सुना कि हमास बहुत ताकतवर है, वो किसी की सुन नहीं रहा है, न कतर की, न अमेरिका की, न किसी और की। कैसे रुकेगा ये फिर? तो कोई किसी की सुन ही नहीं रहा है। नहीं देखिए, सभी सीनियर पैनलिस्ट ने काफी अच्छे पॉइंट्स दिए हैं बीच के अंदर। लाइक अभी जो सिचुएशन है उसके अंदर मतलब जो उनके तजुर्बे है उसके मुताबिक डेफिनेटली दे आर राइट। लेकिन सिचुएशन इस हिसाब से देखनी पड़ेगी कि आज की तारीख में, प्रेजेंट सिचुएशन में जो अमेरिका है, अमेरिका ने क्या बोला इनको? अमेरिका ने कहा कि भाई वी एग्री कि आपका गलत हुआ आपके साथ और आपको इसका बदला लेने का, आपको उन पे अटैक कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने ये कहा कि इंटरनेशनल जो सिनेरियो है उसके अंदर ये मत बनाओ कि आप उंगली आप पे उठनी शुरू हो जाए। इंस्टेड ऑफ हमास, जिन्होंने 7 अक्टूबर को डेफिनेटली एक ह्यूमैनिटेरियन वॉयलेशन करके एक आतंकवादी हमला किया है, और आप सिविलियंस को ज्यादा ना मरने दो। लेकिन नीरज जी, मजबूरी है वहां पे, जैसे मैंने आपको बताया कि 2 लेयर में लोग रह रहे हैं। और अभी देखिए, नेतन्याहू की तरफ से अगर देखना चाहें तो कल भी जो उन्होंने अपनी स्टेटमेंट दी, अपने एड्रेस टू नेशन, एक चीज क्लियर की उन्होंने, वो अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो ये कह दें कि भाई हम अदला बदली करने को तैयार हैं, उनके 200 समथिंग के खिलाफ 6000 जो वो बंधक मांग रहे हैं हमास वाले। दूसरा, पहले ही नेतन्याहू की थू हो रही है बिकॉज ऑफ इंटेलिजेंस फेल्योर। और अगर वो अब हमास के खिलाफ अगर कोई यहाँ पे ऐसी चीज कर बैठे या युद्ध में कुछ हार गए या फिर ऐसा कुछ फैसला ले बैठे, तो डेफिनेटली वो उनको पूरा डुबो देगा।
खैर डूबेंगे तो वो जानते अच्छी तरह से, अगर वो युद्ध में जीतेंगे भी फिर भी डूबेंगे मेरे हिसाब से तो, और बाकी पैनलिस्ट सीनियर पैनलिस्ट वो भी माइग्री करेंगे इस बात को, लेकिन वो ये फैसला नहीं ले रहे। और तीसरा देखिए, हमास जो है, हमास इज बेसिकली ए सुन्नी ऑर्गेनाइजेशन। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस वे कि आज हुती ने अटैक किया और यमन ने भी कह दिया कि हमने अटैक कर दिया, इजराइल के खिलाफ हम लोग युद्ध में उतर रहे हैं। लेकिन हुती कौन है? हुती तो वो है जो इनसे नफरत करते हैं, सुन्नी से। ईरान कौन है? ईरान शिया बहुमत देश है, ये कैसे हमास को सपोर्ट कर रहा है? तो इरादा यहाँ पे धर्म का नहीं है, इरादा यहाँ पे धर्म दिखाने का तो है, लेकिन इरादा यहाँ पे सीधा इजराइल को साफ करने का है। अब देखिए, चाहे तुर्की हो, पाकिस्तान हो, या फिर आप ये ले लीजिए ईरान हो, इजराइल को क्यों साफ करना चाहते हैं? इजराइल को क्यों साफ करना चाहते हैं? देखिए, ये इनकी मानसिकता है, अब से नहीं है। फिर आप बोलोगे कि पीछे चले गए, 48 से ही है, उससे पहले से भी है। ये इनकी मानसिकता है। ऐसा इनकी हॉली बुक्स में मेंशन नहीं, फिर प्लीज चेक तो करो। ये लोग रोज मदरसे में पढ़ते हैं। अब ये मैं इसका आपको क्या जवाब दूंगा कि अगर मैं ये बोलूं कि वो गजवाए हिंद क्यों है? नफरत करते हैं भाई। लेकिन इसलिए करें, जमीन की लड़ाई है, आपस में भी लड़ते रहते हैं। डेफिनेटली लड़ते रहते हैं, सिया सुन्नी की लड़ाइयां हैं, लेकिन अभी इस टाइम पे देखो, दो धड़ों में बटे हुए नीरज जी ये लोग। इजिप्ट, अगर आपको याद हो इब्राहिम अकॉर्ड, इजिप्ट हो गया, यूएई हो गया, आपका सऊदी अरब हो गया, आपका एक जो बहरीन हो गया, ये सब देश जो है वो अमेरिका के कुछ एफर्ट्स के साथ इजराइल के साथ एक रिलेशनशिप या शांत कर चुके थे अपने वो जो कड़वाहट थी उसको, और सऊदी अरब भी करने वाला था। लेकिन जो दूसरा धड़ा है वो है आपका ईरान, साथ में तुर्की, पाकिस्तान। तो तुर्की पाकिस्तान को तो शौक है कि मुसलमानों का बॉस बनना, वो सर्वा दिखाना है, हम ही लीडर हैं, वो प्रॉब्लम है उनकी। और साथ ही साथ में थोड़ा बहुत सीरिया और तुर्की के जो ये आपका इराक है, यहाँ पे है कौन? देखिए, हमास, हिजबुल्लाह, हुती या कुतुब हिजबुल्लाह, जो कौन है ये लोग? ये जो क्या नाम, कुवैत में, इराक में, सीरिया में, ये जो ईरान समर्थित आतंकवादी है। जी कर्नल साहब, ईरानी रिपब्लिकन गार्ड कोर है, इनका काम ही ये है कि इनको इकट्ठा करना, इनको ट्रेन करना, इनको हथियार देना अमेरिका और इजराइल के खिलाफ। तो आज इनको किसको आगे कर रखा है ईरान ने? इन्हीं को तो आगे किया हुआ है। देश कहाँ आगे है कोई? डीपी सर, आज की तारीख में प्रॉब्लम सॉल्व अगर करनी है तो पहला स्टेप क्या होगा, और वो स्टेप किसको लेना चाहिए जिसकी बात भी कोई वैल्यू हो? साहब, ये कोई एक ऐसा मुल्क नहीं है जो ये अकेले ये स्टेप ले सके। दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति इस समय अमेरिका है, वो पिछले 30 साल से रहा है। आप ये सोचिए, आपको याद होगा 79 में अमेरिकन डिप्लोमेट्स बंधक लिए गए थे, उसको उसकी जो भी उसका हुआ हर्ष, उसमें 1 साल लगे। तो ये समस्या जो है बंधकों की रिहाई, ये ऐसा नहीं कि हम आपकी चर्चा के बीच में इसका कोई हल निकल आएगा। उसमें लोग लगे हुए हैं, उसमें वक्त लगेगा, लेकिन इस बड़ी जटिल समस्या को और जटिल बनाने में किसी का हित नहीं है। तो पहले तो उम्मीद की जाए कि सब लोग जोर डालें कतर पे, टर्की पे, जिनके हमास के साथ संबंध हैं। हमास के साथ अरब कंट्रीज के भी संबंध बड़े खराब थे, हमेशा रहे हैं। पैलेस्टाइन अथॉरिटी से तो झगड़ा था ही, सऊदी अरेबिया, यूएई और इजिप्ट से झगड़ा है। सर एक छोटा सवाल, तो ये यूएस डाल सकता है दबाव, जैसा आप कह रहे हैं कि दबाव डालना चाहिए टर्की को, ये क्यों नहीं डाल रहे हैं दबाव? आपको कैसे क्यों लगता है कि वो दबाव नहीं डाल रहे? 20-25 दिन 30 दिन हो गए अब तो, मतलब ये तो साहब लंबा चलेगा। ये ऐसी समस्याएं नहीं है कि वो 10 दिन में इसका हल हो जाए। लेकिन प्रॉब्लम बहुत कॉम्प्लेक्स है, उसको थोड़ा समझना ही पड़ेगा पहले, आप ये कह रहे हैं। अगर ये युद्ध बढ़ेगा तो ये समस्या और जटिल हो जाएगी। मतलब ऑलरेडी तो उसमें अंदर जाने, देखिए ये इजराइल के अंदर की राजनीति से भी जुड़ा हुआ है।
जो अभी कर्नल साहब कह रहे थे वो सही है कि अगर युद्ध के बाद देखिएगा ये नेतन्याहू साहब के खिलाफ कुछ ना कुछ वहाँ के लोग करेंगे। जी, वो प्रदर्शन चल रहा है। यस, वहाँ के जनरल्स ने कहा रिजाइन करने को, वहाँ के इंटेलिजेंस चीफ ने कहा रिजाइन करने को, इन्होंने नहीं कहा। अगर आप सन 62 में देखें, अगर वो देखिए नेहरू जी के जाने के बाद ही ये ऐसा हो पाया कि जी सर, शास्त्री जी के अध्यक्षता में मुल्क लड़ा, पाकिस्तान को हराया। अगर वही नेतृत्व जो एक बार नाकामयाब हो गया है वो और अड़ा रहता तो अड़ा रहे तो उससे तो समस्या और जटिल हो जाएगी। ये साहब नेतन्याहू ने किया है कि उनको अपनी स्ट्रॉन्ग मैन इमेज डिफेंड करने के लिए उन्होंने ये कदम उठाया। जी जी सर, ठीक है। और ये कदम उठाया है उन्होंने अमेरिकन एंड यूरोपियंस की एडवाइस के खिलाफ। आपको शक होगा अरब्स पे, ईरान पे और मुल्कों पे, मगर ये तो उनके सबसे बड़े समर्थक हैं। ये क्यों उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं? आखिर क्या वजह है? क्योंकि वो जानते हैं उसका हर्ष क्या होगा। दुनिया देख चुकी है, 20 साल तो अमेरिका ने लड़ा अफगानिस्तान और इराक में, क्या हुआ? वही तो बाइडेन सर जी मैं समझ गया। देखिए ये तो 20-25 दिन से है, अगर पहले दिन वो 10 ट्वीट बाइडेन जी ने नहीं किए होते तो मुझे नहीं लगता कि रुक जाता। ये तो मुझे इस पे मेरा डिसएग्रीमेंट है सर, विद ड्यू रिस्पेक्ट कि अमेरिका इसको पहले दिन से रोकना चाहता था, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। आप 20 दिन के उनके ट्वीट पढ़िए, बाइडेन ने जो कहा है उसके बाद मामला और गर्म हुआ है। दे दनादन दिन में ऐसा कोई प्रेसिडेंट होगा जो दिन में 5 बार ट्वीट कर रहा हो इस मामले पे पर्सनल ट्विटर हैंडल से। एनीवे, शिवकांत शर्मा जी, एक और युद्ध चल रहा है दुनिया में, दूसरी तरफ पूरी दुनिया में उसके खिलाफ हो रहे हैं क्या कोई प्रदर्शन आपके देश में जिस तरह से इसमें हो रहे हैं? और इसको कोई मीडिया एग्रीगेट नहीं कर रहा है, ये कोई आस पड़ोस के देश कर रहे हों। जो 2 पार्टी उसमें इन्वॉल्व हैं वो उसको बना रहे हैं, और उसके जो अड़ोस पड़ोस के देश हैं वो उसको शह दे रहे, सेक रहे हैं। छोटा सा कतर देश, अभी पता नहीं बताया 7 लाख है, मतलब रोहिणी से ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है उसकी, उसको भी आप नहीं समझा पा रहे हैं। और हम बैठ के यहाँ डिप्लोमेसी भी समझ रहे हैं कि भाई बातचीत से हल करो इसको। कैसे कल करें बताइए ना आप फिर। नहीं, इतनी आसानी से हल होता तो 75 साल क्यों लगते? ये तो मामला उल्टा तो फिर उलझता उस प्रॉब्लम को एड्रेस करने की बजाय हम इधर उधर क्यों ढूंढते रहते समस्याओं के हल? जी, प्रॉब्लम को कोई नहीं एड्रेस करता, क्या करें? प्रॉब्लम को एड्रेस करना तो ये है कि आप जो है अरब देशों में थोड़ी सी मॉडरेशन लाएं, और अरब देश जो हैं वो कोशिश करें, सरकारें, क्योंकि वहाँ सरकारों और लोगों के बीच में ही तालमेल नहीं है ना। जो सरकारें कई बार चीजें करती हैं, जैसे बहुत सी सरकारें हैं जिन्होंने इजराइल को मान्यता दे दी है। सर समय एकदम खत्म हो गया। मैं आपके ही एक स्टेटमेंट से शो खत्म कर रहा हूँ कि पिछले 50 सालों में जो सरकारें इस्लामिक देशों में बनी हैं वो और कट्टर हुई हैं, वो और 100 साल पीछे गई हैं। ये आपने कहा। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए।